हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग के बताया गया था मैं कि सॉफ्टवेयर के बाद हमारा बहुत ही कम लेक्चर बचेगा, है ना। हाँ, सॉफ्टवेयर बाद हमारा बहुत कम लेक्चर बचेगा। लगभग 10 दिन में आपका कंप्यूटर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जितना टाइम ले ले, इसके बाद 1-2 दिन चलेगा। और सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर बड़ा पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सॉफ्टवेयर बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरनेट पढ़ेंगे। इंटरनेट बाद एमएस ऑफिस पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इंटरनेट का ही पार्ट है, मतलब सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, एआई। पर उसको एक अलग से चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बचेगा मल्टीमीडिया, ईमेल और आपका एमएस ऑफिस। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, बाइनरी डाटा, मेमोरी, ये सब में बाइनरी वाला जो था इतना पढ़ा चुका था पहले, अलग से एक लेक्चर था। तो लगभग 20 क्लास कल तक जितना लास्ट लिया हूँ सॉफ्टवेयर पार्ट 1 तक 20 क्लास हो चुका है। 10 क्लास लगभग और लगेगा, तो आपका कंप्यूटर खत्म। ठीक है, और ऑनलाइन वालों से कई लोग से अनुरोध है कि कई लोग आप लोग क्या बोलते हो कि यहाँ पे मतलब दिखता नहीं है। भाई साहब, आप लोग बताना चाहता हूँ कि 1 साल से आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, क्लास चल रही है, रिवीजन क्लास। अगर मैं किसी चीज को लिख लिख के पढ़ाने लगूँ तो आपका कम से कम बताया था 2 महीना से ज्यादा लगेगा। ठीक है, और 2 महीना बाद आपका एग्जाम भी नहीं हो पाएगा और खत्म भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, मैं फोटो क्या करता हूँ, इसलिए आपको क्या करता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ आप सभी के सुविधा के लिए। ठीक, और फोटो क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, मिलता है, ग्रुप मिल जाता है। आप लोग क्या करना है, सिर्फ सुनना है, बताया हूँ ना। सिर्फ आप ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को क्या करना है, आपको सुनना है। ठीक है, अगर मैं किसी को लिख के पढ़ाने लगूँ तो 2-2 महीना लगेगा, समझ रहे हो ना। जब अगर आपको करना होगा कोर्स तो आप आ जाना, व्यापक में क्लास चल रही है। हम लोग लिख लिख के पूरा एज इट इज आप बोलोगे 2-2 महीना पढ़ाएंगे आप लोग के लिए। आपको सिर्फ सुनना है अभी। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है, इस बार एमसीक्यू भी करना है। ठीक, एमसीक्यू वीडियो डालूंगा हमारे बुक का ही। ठीक है, जो जो एग्जाम में आने लायक है वो सब सारे एमसीक्यू भी जाएंगे। ठीक है, लास्ट में प्रैक्टिस सेशन चलेगा। जितना एमसीक्यू बन सकेगा एग्जाम तक उतना एमसीक्यू करा दूंगा, उसमें भी डिटेलिंग होगा। ठीक है, पेपर वाइज। तो ऑनलाइन वालों से अनुरोध है, कृपया देखना नहीं है यहाँ। सिर्फ मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए डाटा कलेक्ट करके, जितना आप सोचे नहीं होगे, 4-5 बुक से लाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो। कम टाइम में, 1 घंटे में, जो आप 5 घंटे में देखोगे उसको 1 घंटे में मैं कलेक्ट कर लाता हूँ यहाँ पे। तो 1 घंटे में आपके लिए कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट मिले, ताकि यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, मैं लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं लिखता तो आता, लेकिन ऐसे क्या टाइम ज्यादा लगता, ताकि आप इसको कम टाइम में समझ सको। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए हम लोग अपने लेक्चर में आते हैं। हाँ, और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा अभी 14 तारीख या 15 तारीख से एक नया टेस्ट शुरू हो रहा है, जो कि लैब टेक्नीशियन, प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा का टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। जिसमें 9, 8 क्या है, सब्जेक्ट वाइज है। 10 तारीख से क्या हो रहा है, आप कल नहीं आए थे ना, परसों सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर क्लास में नहीं आए थे ना आप। ठीक है, उसको वीडियो देख लेना। ठीक है, तभी समझ में आएगा उसको। घर से आप वीडियो देखना उसको तब। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा क्या हो रहा है, टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है 10 तारीख से। ठीक है, जिसमें 8 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और 5 मेगा टेस्ट है। फीस नॉमिनल फीस है, 149 रुपये है ना। 100 क्वेश्चन रहेंगे, कुछ में 50 क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज जैसे सिलेबस है। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो ऑनलाइन ऑनलाइन ले सकते हैं, और जो बिलासपुर या बिलासपुर के आसपास रहते हैं वो आकर के इंस्टीट्यूट में अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा मैं रिकेप करता हूँ, है ना। सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या पढ़े थे, सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम का समूह होता है। सॉफ्टवेयर 2 भाग में बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम ना। उस बाद एक बात है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, 2 प्रकार सॉफ्टवेयर मेन होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। ठीक है, आप थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं आपको। सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर का एक पार्ट हो चुका है, एक लेक्चर। ठीक है, सॉफ्टवेयर 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, मेनली 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम में है तो क्या लगाना है, 2 ही, सिस्टम एप्लीकेशन। एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सिस्टम का ही भाग है। ठीक है, यूटिलिटी मतलब सुरक्षा और बचाव, यूटिलिटी का मतलब होता है सुरक्षा और बचाव, अगर हिंदी में लिख देगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंग्लिश को ना हिंदी में लिखता है। बताया था ना कि वहां पे रैम का आया था, नॉन वोलेटाइल आया था एग्जाम में संडे को, वही बोला था, वही वही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं, सुरक्षा और बचाव। तो 3 प्रकार के देगा, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, तो ये नहीं है, उसी का पार्ट है, मतलब सब पार्ट है। तो 2 ही प्रकार सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसी का भाग है। ठीक है, अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। ठीक, तो चलो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है थोड़ा सा जानने हैं, है ना। आप पुराना क्लास प्रीवियस देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो सॉफ्टवेयर को पूरा क्लासिफिकेशन आया था, ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था उसमें। क्या पढ़ते हम लोग? क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं, है ना, कौन कौन टाइप होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब सारे पढ़े थे। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर का आज भाग 2 पढ़ रहे हैं और ऐसी कम से कम 4 लेक्चर चलेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसी को क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर। ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। या सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच जो होता है एक्सटर्नल डिवाइस और सीपीयू के बीच क्या करता है? संवाद स्थापित, या इंटरफेस स्थापित करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है? इंटरफेस, सॉरी, एक्सटर्नल डिवाइस और सीपीयू। सीपीयू क्या बोलते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर। या एक्सटर्नल डिवाइस क्या होता है? आईओ डिवाइस। आईओ डिवाइस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस। आईओ बोला था, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट। आईओ डिवाइस का और क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल में जो चीज बाहर से जोड़ा जाता है। पेरिफेरल का मतलब ही पूछा गया एग्जाम में। पेरिफेरल मतलब पूछा गया, पेरिफेरल क्या होता है? पेरिफेरल डिवाइस वे डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम के बाहर जोड़े जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस में क्या आ जाएगा? इनपुट भी आएगा और आउटपुट भी आएगा, ठीक है। उसी क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। तो एक्सटर्नल डिवाइस और सीपीयू के मध्य में संवाद, इंटरफेस स्थापित करने का काम करता है। कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसी बोलते हैं, है ना, इसी क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर, ठीक। याद रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? एक्सटर्नल डिवाइस और सीपीयू, है ना, या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस स्थापित करता है, ठीक। चलो हम लोग ना ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन काम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन क्या है? कंप्यूटर ऑन होने पर सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डालता है, ठीक है। 2 प्रकार की मेमोरी बताया था, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होते हैं? फास्ट होते हैं, जिसमें रैम, रोम, रजिस्टर, कैश आता है ना, फ्लॉपी, सब ये सब क्या है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फास्ट मेमोरी होते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो कोई भी प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी कहाँ आता है? प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में क्यों आता है? क्योंकि वहां पे क्या होता है, उसका क्या होता है, हमारा प्रोसेसिंग होता है ना। अब प्रोसेसिंग फास्ट करना होता है, इसलिए क्या करते हैं? रजिस्टर डालते हैं और कैश मेमोरी में, ठीक है। इसका एक्सेस टाइम क्या होता है? कम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑन होने पर सॉफ्टवेयर सेकेंडरी मेमोरी, सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी में डालता है तथा कुछ फंडामेंटल वर्क, जिसको बोलते हैं मूलभूत क्रियाएं, स्वतः आरंभ कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। बायोस क्या है? सॉफ्टवेयर है। जैसे ही कंप्यूटर ऑन होगा तो क्या चलेगा? एक प्रोग्राम चलेगा, जिसे क्या बोलते हैं? पोस्ट प्रोग्राम। पावर ऑन सर्व टेस्ट, बायोस सॉफ्टवेयर का नाम है। बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम, देखो इनपुट आउटपुट है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में क्या करेगा? इंटरफेस या संवाद स्थापित करेगा। तो क्या करता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर है, बायोस सॉफ्टवेयर है, उसमें एक प्रोग्राम चलता है, क्या बोलते हैं? पोस्ट प्रोग्राम। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर या सारे उपकरण की जांच करेगा कि आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जो भी चीज है वो सब सही से लगे हैं कि नहीं लगे हैं। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है या कोई भी चीज खराबी है तो क्या करेगा? पहले चालू होने से पहले आपके स्क्रीन पर दिखाएगा। अगर आपके स्क्रीन में कोई चीज क्या हो रहा है, मतलब उसमें अपडेट मांग रहा है, तो भी क्या बताएगा आपको? स्क्रीन में पहले बताएगा कि फलाना चीज का क्या अपडेट आने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज आपके क्या करेगा? स्क्रीन में प्रोवाइड करेगा, ठीक। तो ये इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ प्रोग्राम, ठीक है। इसे बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम। तो ये सब कौन करता है? अपने आप चालू होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? पहले बात, कंप्यूटर ऑन होने से सेकेंडरी मेमोरी से क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्यों आता है? प्रोसेसिंग के लिए। प्राइमरी मेमोरी कोई प्रोग्राम क्यों आएगा? जिसका प्रोसेसिंग फास्ट कराना होगा, ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा और कुछ फंडामेंटल वर्क करता है, जैसे एग्जांपल के लिए बायोस। दूसरा, हार्डवेयर और यूजर के बीच में संबंध स्थापित करता है। कल बताया था, हार्डवेयर और यूजर के बीच में संबंध स्थापित करेगा, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर और यूजर के बीच में संबंध स्थापित करेगा। हार्डवेयर डिवाइस पर कंट्रोल, हार्डवेयर डिवाइस पर क्या होना चाहिए? कंट्रोल तथा उसका बेहतर यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर डिवाइस का तक बेहतर क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल स्थापित करता है ना। सॉफ्टवेयर से आप मान लो किसी भी प्रोग्राम को आपको रन करना है या स्टॉप करना है, तो हार्डवेयर के थ्रू ही, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करोगे ना। किस पर करोगे? हार्डवेयर पर कंट्रोल। हम लोग पढ़े थे पीछे प्रीवियस लेक्चर में, क्या पढ़े थे? कि सॉफ्टवेयर क्या करता है? हार्डवेयर पर नियंत्रण स्थापित करता है। जैसे एग्जांपल के लिए प्रिंटर को कमांड देना है, कि आप प्रिंट करना, ठीक है। तो आप जब तक प्रिंट का कमांड नहीं दोगे, ठीक है, प्रिंटर सॉफ्टवेयर ड्राइवर होता है ना वहां पे, तो जब तक उसको कमांड नहीं दोगे तब तक सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करेगा क्या? हार्डवेयर नहीं, ठीक है। हार्डवेयर क्या है? आपका प्रिंटर है, जबकि प्रिंटर का सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहता है पहले से, ठीक है। जब आप जिस कंपनी का लोगे उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेगा,
ठीक है। जब तक आप उसको कमांड नहीं दोगे तो क्या हार्डवेयर काम करेगा क्या? नहीं। तो मतलब सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? आपको कंट्रोल करने काम कर रहा है, किसके? हार्डवेयर पर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके मोबाइल में म्यूजिक प्लेयर है, म्यूजिक प्लेयर क्या? एक सॉफ्टवेयर है ना, इंस्टॉल किए होगे। अब इंस्टॉल कर रहे हो उसको, जब तक आप प्ले नहीं करोगे आपका म्यूजिक प्ले होगा क्या? नहीं। मतलब मान लो बॉक्स से जोड़ दिए हो, जब तक आप वहां से प्ले नहीं करोगे तो आपका बॉक्स में आवाज आएगा क्या? हार्डवेयर क्या है? बॉक्स क्या है ना, हार्डवेयर। तो वैसे ही है। तो एक याद रखना कि हार्डवेयर डिवाइस पर क्या करता है? कंट्रोल स्थापित करता है। कौन स्थापित करेगा? सॉफ्टवेयर। तथा उसका बेहतर यूज हो सके ये निर्धारित कौन करेगा? सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपके मोबाइल में भी क्या है? सॉफ्टवेयर। जितने भी एप्लीकेशन चला रहे हो ना, वो सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम होगा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूट होने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है, मतलब बैकग्राउंड तैयार करता है कि कोई भी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। जैसे इंस्टॉल करना है कोई एप्स को, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके मोबाइल में क्या है? एंड्रॉइड। सब क्या चलाते हो? एंड्रॉइड। जो एप्पल चलाते हैं उनके पास क्या होगा? आईओएस, ठीक है। तो आईओएस क्या है आपके मोबाइल में? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन आप जो चीज इंस्टॉल कर रहे हो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो वही बोल रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूट होने के लिए वो बैकग्राउंड तैयार करेगा। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके मोबाइल में क्या है? एंड्रॉइड का मोबाइल है। एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का, बताया था, ठीक है। अब उसमें मान लो फेसबुक इंस्टॉल कर रहे हो, एग्जांपल के लिए व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहे हो, वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसके लिए बैकग्राउंड कौन तैयार करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन? एंड्रॉइड, ठीक है। अगर आप मोबाइल में आपका एंड्रॉइड सिस्टम है ही नहीं तो क्या आप ऐप इंस्टॉल कर पाओगे? नहीं। प्ले स्टोर में रहेगा, कहां से इंस्टॉल करोगे, ठीक है। मेमोरी तथा फाइल मैनेजमेंट करता है। मेमोरी और फाइल का मैनेजमेंट करता है, ठीक, बताया था। डिस्क क्लीनअप, डिस्क बैकअप, है ना, बताया था, इसका प्रीवियस लेक्चर बताया था, ठीक है। इसका फाइल मैनेजमेंट करता है। फाइल मैनेजमेंट क्या करता है? डिस्क क्लीनअप करता है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर मैनेजमेंट करता है ना, ऐसा चीज का काम करता है। तथा मेमोरी तथा स्टोरेज डिस्क के बीच में डाटा का आदान प्रदान करता है। मेमोरी और स्टोरेज डिस्क, इन दोनों के डाटा का आदान प्रदान। जैसे मान लो आपके डिस्क में, ये डिस्क है, ठीक है, इसके बीच में इधर उधर डाटा फैला हुआ है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो? इसको डिस्क डिफ्रैगमेंटर, फ्रैगमेंट प्रोग्राम चला दो या डिस्क क्लीन अप कर दो। जो अवांछित डाटा है वो क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। जैसे आपके मोबाइल में भी होगा, है ना, डिस्क क्लीन अप, या कुछ होता है ऐसे ही कचरा भर जाता है, उसको आप क्लीन करते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? पैच, या फिर कुछ छोटा छोटा आ जाता है पीएनजी टाइप का, ठीक है, उसके लिए चलता है। आपके कंप्यूटर में भी होता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीन अप, बैक, क्लियर कैच करके आता है मोबाइल में भी। जैसे आप ऐप ऑन करोगे ना, उसमें क्या नीचे लिखा है? क्लियर कैच, क्लियर डाटा। कैच मतलब क्या है? वो पूरा आपका वो छोटा छोटा अपने आप जम जाता है और वो आपका क्या करेगा? मेमोरी जगह घेर लेता है मोबाइल में, ठीक है। छोटे छोटे आप ऐसे फोटो खींचोगे, उसी का बोलता है कैच। कचरा समझ लो, कचरा है आपका मोबाइल का, वो क्या? कैच जम जाता है, उससे क्या होगा? मेमोरी घेर लेगा आपका, और क्या लगेगा? मोबाइल भर गया है। फिर मोबाइल भर जाएगा, फिर लगेगा मोबाइल हैंग हो रहा है, ठीक है। तो यही सब क्या है? इसके लिए चलाया जाता है, ठीक है। और मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस के बीच में डाटा का आदान प्रदान हो सके, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। समझ गए? ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है? पहला काम क्या है? स्वतः क्या करता है? फंडामेंटल वर्क करता है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी से लाता है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी लाता है, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर यूजर के बीच में संबंध स्थापित करेगा। तीसरा काम क्या करेगा? हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करेगा तथा उसका बेहतर यूज हो सके निर्धारित करेगा। उसके बाद आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूट होने के लिए बैकग्राउंड तैयार करेगा। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फेसबुक के लिए क्या करता है? बैकग्राउंड तैयार करता है, ठीक है। मेमोरी और फाइल मैनेजमेंट करता है, फाइल का मैनेजमेंट करता है, ठीक है। और मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस के बीच में डाटा का आदान प्रदान करता है। इसके अलावा और क्या काम करता है? हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोष को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित विभिन्न दोष, यानी कि जो क्या बोलते हैं? बग। बग बताया था ना। दोष मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में कोई भी चीज आया त्रुटि, तो उसको क्या बोलते हैं? बग, ठीक है। और बग को हटाने की प्रक्रिया डीबग, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में आई त्रुटि क्या बोलते हैं? त्रुटि या दोष, तो क्या बोलते हैं? बग। जैसे हम लोग क्या होता है? त्रुटि बोलते हैं ना, गलती है। तो कंप्यूटर में कोई गलती है उसको क्या बोलेंगे? बग। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोष, दोष मतलब बग, बग को इंडिकेट करेगा, इंगित मतलब इंडिकेट करेगा। अब जब बग आ गया और इसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसको पैच, ठीक है। और जो हटाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डीबग। बग को हटाने की प्रक्रिया क्या बताती है? डीबग, डीबगिंग, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर सब बता दिया हूं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि आता है उसको क्या बोलते हैं? बग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और उसको हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पैच।
और जो हटा देते हैं, जब हटाने के बाद उस प्रोग्राम क्या बोलते हैं, डीबगिंग। तो बगिंग को हटाने के लिए क्या किया जाता है, डीबगिंग, ठीक है। और जो बीच का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, पैच, ठीक है। पैच क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये अपना कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित दोष यानी बग को इंडिकेट करेगा। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और डाटा को अवैध प्रयोग, ठीक है, अवैध रूप से कोई यूज ना कर सके। जैसे आपके डाटा को, जैसे आप कोई अकाउंट बनाए हो गूगल में, आपके डाटा कोई अदर आदमी यूज ना कर सके, उसके लिए क्या करता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड डाल देते हो, ठीक है। हर ऐप्स में पासवर्ड रहता है आजकल, तो आपके मोबाइल के चाहो तो हर ऐप्स में पासवर्ड डाल सकते हो। फोन में फिंगरप्रिंट है, ठीक है, कोड डाल सकते हो, पैटर्न डाल सकते हो, डालते हो ना, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और डाटा को अवैध यूज से बचाने के लिए, अवैध प्रयोग से, ठीक है। जैसे आपके फोन, फोटो, मोबाइल को मैं नहीं देख पाऊं तो क्या करोगे आप, उसमें अपना फिंगरप्रिंट डाल सकते हो, ठीक है, पैटर्न डाल सकते हो, या फिर कोड डाल सकते हो, कुछ डाल सकते हो, अपना आईज डाल सकते हो, है ना, फेस अनलॉक डाल सकते हो। तो ये सब क्या करता है, उसके लिए सुरक्षित करता है। अगर मान लो कोई आपका गलत यूज कर रहा है, ठीक है, आप उसमें सेटिंग कर दो, वार्निंग देगा कि आपका मोबाइल जो है फलाना जगह पर अभी क्या हुआ है, लॉगिन हुआ है, कहता है ना। जैसे आपके ईमेल से अगर मैं अपने मोबाइल में लॉगिन करूंगा, ठीक है, तो आपके मोबाइल में क्या आएगा, मैसेज कि आपका मोबाइल कहीं और लॉगिन हुआ है, आप चेक करो, आप ही हो या नहीं हो। वहां पे लिखेगा यस इट वाज मी, ठीक है, आई एम, ऐसा रहता है, ऑप्शन आता है। आप अगर दबाओगे तो क्या होगा, आपके पास मोबाइल में तुरंत आएगा एसएमएस कि आपका फोन फलाना मोबाइल में लॉगिन हुआ है इस जगह पे, ठीक है। तो ये सब क्या देता है, वार्निंग देता है। जैसे अभी आप अगर गूगल में एक सॉफ्ट वो है, आप उस सुविधा को ऑन कर दोगे, जैसे आपके मोबाइल में कैमरा लगा हुआ है, जैसे आपका फोन कोई ऑन वो करेगा, चोरी करेगा, ठीक है, चोरी करेगा, अपने आप क्या करेगा, फोटो खींच लेता है, ठीक है, उसका वो चीज देखना आप गूगल में होगा उसको, ठीक है। तो उसको ऑन कर देना। जैसे आपका मोबाइल मान लो कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, चोरी करने टाइम मान लो कोई ऑन करेगा, चोरी करने के बाद, तो अगर आपके मोबाइल में जीमेल लॉगिन है तो अपने आप क्या करेगा, वो आपका फोटो, उसका फोटो खींच के आपको मेल कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीज क्या है, वार्निंग देता है, ठीक है, काहे के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डाटा को अवैध यूज से बचाने के लिए। ये सब काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है, ठीक है। तो ये तो था इसका मेन काम। उसके अलावा कुछ और काम, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट जो पढ़ लिए, ठीक है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, और क्या पड़ेगा, फाइल मैनेजमेंट। ये सब चीज हम लोग देखे थे। प्रोसेसिंग का मैनेजमेंट करेगा, मेमोरी का मैनेजमेंट करेगा, इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट करेगा, और फाइल मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग उस दिन क्या पढ़े थे, ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन पहला पढ़े थे हम लोग, हाँ, एमएस विंडो देखे थे। एमएस विंडो का थोड़ा सा वर्जन आप बोले थे मेरे को कौन कौन कब आया, ठीक है, उसका मैं पूरा लेके आया हूँ डाटा। तो सबसे पहले देखो हम लोग एमएस विंडो पढ़े थे। ऑपरेटिंग सिस्टम में सब अलग अलग है, जैसे कि डॉस है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, एमएस विंडो है। ये सब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी के लिए आते हैं। आपके क्या होता है, लैपटॉप में क्या ला होगा, विंडो डाले होगे, ठीक है, जनरली क्या होता है, विंडो यूज होता है, ठीक है। अगर ओपन होता है, जैसे आजकल देखो कोर्ट का एग्जाम हो रहा है, किसमें होता है, लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस किसका है, यूनिक्स का है ना, यूनिक्स या लाइनेक्स का है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस मतलब कि जो हम लोग जो एमएस डॉस बोलते हैं ना, उसमें क्या होता है, जेनिक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वहां यूज हो रहा है, जो टाइपिंग होता है, ठीक है। कहीं कहीं लाइनेक्स में यूज होता है, ठीक है। तो हर विभाग का अलग अलग टाइपिंग होता है। जैसे कि जो आपका वहां पे कोर्ट में जो होता है उसमें यूनिकोड में होगा, तो हर विभाग का अलग अलग टाइपिंग होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में। तो यूनिक्स में कोर्ट वाले का कैसे होता है, यूनिक्स में होता है। यूनिक्स का जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है, जैसे हम एमएस डॉस बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लिब्रे ऑफिस, ठीक है। तो वो वही चीज बोला था कि अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग क्या होता है, बताया था ना, एप्स होता है। जैसे कि एमएस वर्ड में जाओगे तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या बोलते हैं, एमएस डॉस, सॉरी, अरे क्या बोलते हैं, एमएस वर्ड, ठीक है। जो स्प्रेडशीट फाइल होता है उसका बोलते हैं एमएस एक्सेल, और जो डाटाबेस फाइल होता है उसका बोलते हैं एमएस एक्सेस, ठीक है। वैसे ही हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग नाम है। जैसे आप लाइनेक्स में जाओगे तो अलग नाम है, ठीक है, एक्सेस में जाओगे तो अलग नाम है, यूनिक्स में जाओगे तो अलग नाम है, ठीक है। तो वो चीज हम लोग पुराना लेक्चर पढ़े थे, ठीक है। उसमें एक लेक्चर में उसमें एक चीज था एमएस विंडो, जो सर्वाधिक यूज होता है, और यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबकी खोज कब हुई सब बताया था, ठीक है, हाँ, हाईकोर्ट में आया था ना। तो वो चीज ये आया था यहाँ से, और जो एमएस लाइनेक्स कब हुआ, यूनिक्स कब आया, ठीक है, ये सब चीज मैं बताया हूँ प्रीवियस लेक्चर में, तो वो सब आप लोग जाकर के देख लेना। अभी हम लोग आते हैं एमएस डॉस में, एमएस विंडो में, ठीक है। एमएस विंडो याद रखना, सबसे पहले इसके फाउंडर कौन थे, ये क्वेश्चन पूछेगा। एमएस विंडो फाउंडर सब जानते हो, बिल गेट्स,
ठीक है। लेकिन इनके एक सहयोगी हैं जिनका नाम क्या है, पॉल एलन, ठीक है। बिल गेट्स और पॉल एलन नामक वैज्ञानिक, सॉरी कंप्यूटर वाले जो दो लोग आदमी थे, इन्होंने क्या बनाया था, एमएस विंडो। एमएस का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। विंडो का भी फुल फॉर्म तो बताया हूं मैं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप देख लेना, ठीक है। एमएस विंडो के फाउंडर कौन है, बिल गेट्स, पॉल एलन, ठीक है, बिल गेट्स और पॉल एलन। सबसे पहले क्या था, एमएस डॉस आया था 1981 में, ठीक है। लेकिन डॉस क्या था, कमांड यूजर था, मतलब उसमें कोई चीज टाइप करना है आपको तो कोई चीज, वो जीयूआई नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का था। कोई चीज लिखना है, जैसे मेरे को फाइल खोलना है तो क्या लिखूंगा, फाइल, ठीक है, कमांड देना पड़ता था, जिसके मैकडेर, ठीक है, MKDIR डायरेक्टरी बनाने के लिए, ठीक है, ओपन करने के लिए ओपन लिखना पड़ता था, ठीक है। तो जीयूआई बेस्ड नहीं था, जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आज जो आप यूज करते हो, जैसे ओपन करना है फाइल तो फाइल का आइकन बना होगा, आइकन में क्या कर दिया, जाकर क्लिक कर दिए, खुल गया, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं था। एमएस डॉस आया था 1981 में। डॉस क्या हुआ, उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि हर चीज क्या कर, कमांड देना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जो आपका बिल गेट्स थे, माइक्रोसॉफ्ट विंडो लाए ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद क्या हुआ आपका, ये क्या हो गया अपना, जीयूआई आ गया। पहले क्या था, करेक्टर यूजर इंटरफेस था, अब क्या हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले हर चीज के लिए कमांड देना पड़ता था, जैसे आपको मुझे बुलाना है, जैसे मान लो कोई फाइल को खोलना है तो पहले वहां पे क्या करूंगा, लिखूंगा ये ओपन फाइल फलाना नाम। अभी क्या करते हैं हम लोग, बस फाइल पे जाके क्लिक कर देते हैं तो फाइल खुल जाता है ना। तो इससे पहले एमएस डॉस था, 1991 में आया था, तो उस समय क्या था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड इंटरफेस पे था, ठीक है। उसके बाद क्या आया, वर्जन 1.0 1985 में। डॉस के बाद क्या आया, 20 नवंबर 1985 को पहली बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित आया क्या, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम क्या था, एमएस विंडो। पहले इसका नाम एमएस विंडो नहीं था, जब शुरुआत जब बना ना, इसका नाम क्या था, एमएस विंडो। 20 नवंबर 1985 को इसका नाम क्या था, इंटरफेस मैनेजर। तो पूछेगा कि एमएस विंडो का पूर्ण नाम क्या था, तो क्या था, इंटरफेस मैनेजर। पहले इसको एमएस विंडो नहीं जानते थे, ठीक है। जैसे जैसे मेरे कोचिंग का भी नाम शुरुआत में मैं कुछ और सोच रहा था, ठीक है, तो मैं सोचा बाद में फिर कुछ यूनिक रखा जाए, तभी तो लोग जानेंगे ना, तभी तो प्रचार होगा। वैसे ही क्या रखा, इंटरफेस मैनेजर रखा था, लेकिन इसका क्या हुआ, उतना प्रचार नहीं हो पाया, ठीक है, नहीं हो पाया। तो विंडो नाम इसका एक दोस्त था, ठीक है, तो इसका बिल गेट्स का, वो बोला भाई ये मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, बोला भाई मजा नहीं आ रहा है, वो लोग जान नहीं रहे हैं, ठीक। वैसे मैं भी सोचा था, फिर मैं सोचा कि नया नाम रखते हैं, गोटुल, ठीक है, थोड़ा चर्चे में रहेगा, लोग जानते हैं पीएससी में पढ़ने वाले। तो वैसे सोचा भाई ये मजा नहीं आ रहा है, इंटरफेस मैनेजर बोलने में टाइम लग रहा है ना। तो ये बोला कि भाई विंडो नाम रख दे, खिड़की उसको सूझा सामने, ठीक है। ऐसे इसीलिए देखना, जब वहां पे साइन रहता है तो ऐसे क्या रहता है, इस टाइप का खिड़की टाइप का बना रहता है ना विंडो में, ठीक है। तो विंडो नाम कौन बताया था, तो उसका दोस्त समझ लो, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, तो दोस्त होगा नहीं होगा पता नहीं मेरे को, मैं ऐसे याद करने के लिए बोल रहा हूँ। रोलैंड हैंसन नामक एक आदमी था, ठीक है, रोलैंड, रॉयल एनफील्ड से आया था बताने के लिए, भाई विंडो नाम रख ले। क्या बताया था, रोलैंड हैंसन नामक एक आदमी था, जिन्होंने क्या बताया कि आप बताया भाई इसका नाम क्या रख दे, विंडो। तो विंडो नाम रखा और बहुत ज्यादा चर्चे में हो गया, मतलब बहुत ज्यादा क्या हुआ, फैल गया मार्केट में, ठीक है। तो एमएस विंडो, एमएस इंटरफेस मैनेजर बोलते थे, बहुत लंबा चौड़ा नाम था, ठीक है। प्रचार नहीं हो पाया, तो चर्चित नहीं हो पाया, तो क्या नाम रखे, ये बताया रोलैंड हैंसन की विंडो नाम रख। विंडो नाम रखा, भाई का क्या हो गया, बिजनेस टॉप में चल गया, और भाई क्या बन गया, अपना वर्ल्ड का सबसे बड़ा अमीर आदमी, ठीक है। वर्तमान में नहीं है, उस समय से लेकर के अभी अभी लास्ट 2018-19 तक क्या थे, वही थे ना बिल गेट्स, विश्व का सबसे अमीर आदमी। तो भाई आपका क्या हो गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, ठीक है, विंडो नाम रख के, ठीक। तो विंडो याद रखना, विंडो नाम कौन दिया था, रोलैंड हैंसन, ठीक है। अब बोला कि दूसरा तारीख से देखो, वर्जन 2.0 था 1987 में, पहला आया था 85 में, दूसरा आया 87 में, ठीक है। तो ये जो दूसरा आया तब तक फेमस नहीं हो पाया था, तीसरा वर्जन आया 1990 में, किस नाम से, विंडो नाम से। तीसरा वर्जन कब आया था, 2.0 1990 में, और किस नाम से आया था, विंडो नाम से, विंडो 3.0 नाम से आया था। तो ये क्या हुआ, भाई का नाम लोकप्रिय हो गया, फेमस हो गया, तो ये क्या था, 3.0 लोकप्रिय वर्जन था, ठीक है। शुरुआत के जो दो वर्जन थे वो कोई नहीं जानता था। 1985 में पहला वर्जन आया, 87 में दूसरा वर्जन आया, तीसरा वर्जन में जब विंडो नाम जुड़ गया तो क्या हुआ, बहुत प्रचार हो गया, पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गया, और 3.0 जो वर्जन था वो बहुत लोकप्रिय वर्जन था, इसीलिए इसको नाम क्या बोले, विंडो 3 वर्जन, इसी से नाम इसका विंडो जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद आता है विंडो 95।
ठीक है। 90 में आया है 3.0, 87 में आया है 2.0 और 85 में आया है 1.0। ठीक, एग्जाम में क्या दिया था, सीधे एंटी दिया था। ठीक है, अगर ऐसा आया क्रम से सजाने के लिए तो डेट याद रखना। क्यों, अगर डेट याद रहेगा तो क्रम कैसे भी आया था ना एग्जाम में सजाने के लिए, क्रम कब आया था, वहां पे डेट नहीं देगा, वहां पे क्या देगा कि क्रम बताओ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। 85 में आया पहला, 87 में दूसरा और 90 में तीसरा। ठीक है, पहले में 2 साल गैप है और दूसरे में 3 साल गैप है। ठीक है, 2 3 5, देखो पहले में 85 में 87 कितना, 2 साल का गैप, +2, फिर +3, ठीक है, फिर +5। याद करना नहीं है, 85 में 2 जोड़ो 87, 87 में 3 जोड़ोगे 90, 90 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 95 आएगा ना। तो 95 में सीधा 3 फिर आ गया 3, फिर +3, फिर 98 +2, इधर नहीं याद होगा। देखो इतना तो याद करना, शुरुआत का 3, 85 में 2 जोड़ेंगे 87, 87 में 3 जोड़ेंगे 90, 90 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा 95। विंडो 95 कब आया है, 95 में, कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए नहीं पूछा एग्जाम में। विंडो 95 में आया है, 98 में आया है। ठीक है, इसीलिए एग्जाम में नहीं पूछा। ठीक, फिर क्या आया था, विंडो एनटी आया था, सबसे पहले आया था, इस बार एनटी, विंडोज के बाद एनटी आया था ना जी, एक्सपी दिया नहीं यहाँ पे, विंडोज एनटी आया था 93 में आया था शायद। विंडो का 93 में, हाँ विंडो एनटी। ठीक, 90 के बाद 93 में क्या था, एनटी। ठीक है, इसीलिए ना एग्जाम में क्या दिया था, एनटी दिया था। ठीक है, एनटी आया था 1993 में, इसका नाम क्या था, एनटी फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। एनटी फॉर क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी, विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एग्जाम में इसलिए देखो, एग्जाम में होशियार होता है पेपर आने वाला, वो जानता है कि आप क्या जानते हो, जो जानते हो कभी नहीं पूछेगा, बोला हूं ना, जो पढ़ ले याद हो गया नहीं आएगा, जो थोड़ा टफ लगेगा ना वही आएगा एग्जाम में। एनटी फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी कब आया है, 1993 में, उधर 98 में, 98 वाला 98 में आया। ठीक है, इसलिए 95 98 कभी नहीं पूछेगा कि विंडो 95 कब आया। उस बार देखो मिलेनियम, एम फॉर एमी, एमी फॉर मिलेनियम, मिलेनियम कब आया है, 2000 में। ठीक है, फिर एक्सपी कब आया है, 2004 में। ठीक है, फिर विंडो आपका विस्टा कब आया है, 7 में। ठीक है, एक्सपी के बाद क्या है, विस्टा, विस्टा के बाद विंडोज 7, 7 कब आया है, 9 में, 7 में नहीं याद रखना, 7 में नहीं आया है, विंडोज 7 9 में आया है। विंडो 8 2012 में आया है। 8 वर्जन जो था उतना, उसमें क्या हुआ, बहुत सारा जो जल्दी जल्दी में निकाल दिए। ठीक है, 9 के बाद तुरंत 12 में आ गया। विंडो 8 उतना डेवलप नहीं हो पाया था, बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम आने लगा, सिस्टम हैंग होने लगा। तो इसी का जो वर्जन था, सुधरा हुआ वर्जन, या इसी को बोले एडवांस वर्जन, 8.1 निकालना पड़ा कंपनी को। क्या करना, 8 उतना सक्सेस नहीं हो पाया, तो तुरंत 1 साल बाद क्या निकाला, 8.1 2013 में। ठीक है, तो 8 याद हो गया तो 8.1 याद हो जाएगा। 8 कब आया था, 12 में। ठीक है, 8 क्या हुआ था, उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इसलिए 1 साल बाद तुरंत उसका जो एडवांस वर्जन निकाले थे ना, सुधरा हुआ वर्जन, तो उसका नाम था 8.1, 2013 में आया। उसके बाद आपका विंडो 10 कब आया, 2015 में। और वर्तमान में जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है विंडोज 11, इसको पूछ सकता है करंट में, 24 जून 2021 को आया है। 24 जून 2021, आ जाओ 24 जून 2021 को क्या आया है आपका, विंडोज 11। विंडोज 11 आया है 24 जून 2021 को। ठीक है, याद रखना, इसको डेट याद रखना, क्योंकि ये लेटेस्ट है ना। अभी वर्तमान में कौन सा विंडो को चल रहा है, अभी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो विंडोज 11। देखो इधर से ना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, इधर से पूछेगा। देखिए एग्जाम में कहाँ से पूछा था, ये पूछा था ना, एनटी, एक्सपी, मिलेनियम। ठीक है, तो पहला याद रखना 85, फिर दूसरा 87, फिर तीसरा 90। ठीक है, फिर क्या है, 93 में एनटी, फिर 95 में, तो 95 आया, 98 में 98। ठीक है, विंडो 98 में, 95 में, इसको कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, इस बार इसको रखना, मिलेनियम कब आया था, मिलेनियम वर्ष मना रहे थे। ठीक है, 2000 में क्या था, मिलेनियम वर्ष आया था। ठीक है, इसलिए 2000। फिर एक्सपी 4, ठीक है, फिर एक्सपी 4 के बाद विस्टा 7 में, 7 9 में। ठीक है, फिर 7 के बाद 8 आया, 8 कब आया, 12 में। ठीक है, फिर 8.1 1 साल बाद 13 में, क्योंकि उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो इसका सुधरा वर्जन लाया। फिर 10 15 में, फिर 11 जो है 21 में आया। ठीक है, तो इधर का कम पूछेगा, इधर ज्यादा पूछेगा। ठीक है, शुरुआत में इसको क्या बोलते थे, इंटरफेस मैनेजर। ठीक है, जब इसका भाई आया कौन, दोस्त रोलैंड हैंसन, तो क्या आया, नाम चेंज हो गया, क्या, विंडोज। ठीक है, तो थर्ड। ठीक है, 90 में लोकप्रिय हो गया,
ठीक है, नाम जुड़ गया उसमें। नहीं नहीं, ठीक है, ये देखो 3.0 से आपका जुड़ गया उसमें विंडोज में, ठीक है। ये नहीं पूछेगा किस से जुड़ा, ये पूछेगा कि लोकप्रिय कब हुआ। लोकप्रिय कब हुआ? 1990 से, ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद देखो ये सब जान गए। अब देखो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ठीक। अभी हम लोग पढ़े कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, अलग अलग कंपनी का अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसका आप लोग वीडियो देख लेना। अभी हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से स्पष्ट हो रहा है बैच, मतलब कोई भी काम कैसे करेगा एक बैच में। जैसे मैं 30 लोग का एक बैच बनाया हूं टेस्ट के लिए, एक बैच बाद क्या आते हैं, दूसरे बैच आते हैं, दूसरे बैच बाद तीसरे बैच वाले आते हैं, मतलब एक एक बैच में काम हो रहा है, ठीक है। वैसे ही क्या करेगा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं। दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग, अब नाम से स्पष्ट है कि एक साथ कई प्रोग्राम होंगे, है ना। जैसे एक साथ कई काम हो रहा है, मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, वो रिकॉर्ड हो रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग हो रहा है, ठीक है। तीसरा है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग मतलब सभी को क्या कर दूंगा, एक टाइम स्लाइस में बांट दूंगा। जैसे कोई काम कराना है मेरे को, तो कोई 10 काम है, आप लोग को बोलूंगा कि 1-1 मिनट का टाइम है, आप लोग 10 मिनट में कर दो। अगर मैं एक आदमी को बोलूंगा 10 मिनट करता, 10 आदमी को बोलूंगा 1 मिनट टाइम दूंगा, 10 मिनट हो जाएगा। उसी बोलते हैं टाइम स्लाइस। टाइम स्लाइस मतलब हर सिस्टम को एक टाइम दे देते हैं, ठीक है, उस टाइम में वो काम को कर देता है, उसी बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर रियल टाइम, वास्तविक समय, रियल टाइम में काम होता है। फिर होता है सिंगल यूजर। अब देखो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में दो प्रकार होते हैं, एक होता है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, सॉरी मल्टी प्रोसेसिंग। प्रोग्रामिंग तो यहाँ मल्टी प्रोसेसिंग। एमपीएस और एमटीओएस बता चुका हूं पहले से फुल फॉर्म। एमटीओएस मतलब मल्टी टास्किंग, मल्टी टास्क, टास्क मतलब काम, कई काम करना, एक साथ कई काम कर सकते हो एक ही सिस्टम में। जैसे एक टाइम गाना बजा रहे हो, तो टाइम क्या कर सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो, उसी टाइम में आप क्या कर सकते हो, वीडियो कॉल कर लो किसी से, ठीक है। तो ये क्या है, इसे बोलते हैं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब एक साथ कई काम होगा। जैसे उधर प्रिंटर प्रिंट हो रहा है, इधर आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर लो इंटरनेट से, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग। टास्क मतलब एक साथ कई काम दे दो करने के लिए। जैसे अभी प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए दे दिए, ठीक है, उसी टाइम में आप गाना प्ले करने बोल रहे हो उसको, है ना। उसी टाइम में आप क्या बोल रहे हो कि आप भाई चलो इसको एडिट कर रहे हो, कोई काम को, क्या हो रहा है, टास्क हो रहा है ना, बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत बहुत सारा विंडो को रख देते हैं, सब में क्या होता है, काम होता रहता है, उसी का बोलते हैं मल्टीटास्किंग, ठीक है। प्रोसेसिंग मतलब बहुत सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सबका पढ़ेंगे डिटेल में, ये तो सिर्फ बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है, सबका डिटेल पढ़ना है। उस बाद क्या आता है मल्टी यूजर। अब नाम से स्पष्ट है कि मल्टी यूजर मतलब क्या होंगे, एक से अधिक लोग होंगे। एग्जाम के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में ना याद नहीं आया तो नाम देख के ही याद रखना। नाम ही क्या है, मल्टी यूजर, मतलब क्या होंगे, पहली बात तो एक से अधिक यूजर रहेंगे। दूसरा क्या है इम्बेडेड, इम्बेडेड मतलब ऐसा लगा हुआ, ठीक है। जैसे घड़ी, आप डिजिटल वॉच पहनते हो, वॉशिंग मशीन है, घर में ओवन होता है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इंडक्शन, वो सब क्या है इम्बेडेड है, उसमें ऑलरेडी कंप्यूटर लगा हुआ है, आप उसमें टाइम सेट कर देते हो, अपने आप का बंद हो जाता है, ठीक है। ये सब क्या है इम्बेडेड, जिसमें पहले से लगा रहता है, ठीक है। फिर है ओपन सोर्स, जैसे लाइनेक्स, यूनिक्स, जेनिक्स बताया था, सब ओपन सोर्स है। गूगल क्रोम सब क्या है ओपन सोर्स है, और आपका एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, ठीक है। जिसके लिए पैसा, ओपन सोर्स मतलब जिसके लिए पैसा नहीं लगता, सीधी सी बात, जिसके लिए पैसा नहीं लगता क्या है ओपन सोर्स, जिसके लिए पैसा लगता है क्लोज सोर्स, ठीक है। एग्जाम में आता है, बुक में मिलेगा, सब एक जगह लिख दिया हूं, ओपन सोर्स क्लोज सोर्स। पैसा किसमें लगता है, माइक्रोसॉफ्ट में। पैसा किसमें लगेगा, आईओएस में। तो सब क्या है क्लोज सोर्स, जिसके लिए पैसा पटाना पड़ेगा क्लोज सोर्स, और जो ओपन है ओपन सोर्स, खुला है, फ्री है। क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके लिए पैसा पटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है, पूरा तो नहीं हो पाएगा आज, पर 2-3 चीज को पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो पहला है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बताया था। बैच प्रोसेसिंग मतलब क्या होगा, कोई भी काम कैसे होगा, बैच में, ठीक है। तो बैच जानने का प्रयास करते हैं, बैच क्या होता है। एक ही प्रकृति जिसका कार्य एक नेचर का हो। अब देखो कोई अलग अलग टाइप का काम होगा, जैसे अब मैं होटल में काम करने वाला, ठीक है, कोचिंग में काम करने वाला रिसेप्शन, और पढ़ने वाले लड़के को एक साथ बैठा सकता हूं क्या कोई काम करने के लिए। जैसे कि आपका जो नॉलेज है, होटल में काम करने वाला या फिर कोई झाड़ू पोछा करने वाला है, सबका काम अलग अलग है, ठीक है। तो सबका काम को एक साथ एक आदमी को दे सकता हूँ क्या, नहीं ना। जैसे मेरे को कोई अगर मान लो बुक लिखवाना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने स्टूडेंट को बोलूंगा, स्टूडेंट लोग ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबका नेचर एक जैसा नहीं है ना। कोई 10वीं पढ़ा है, कोई 12वीं पढ़ा है, समझ रहे हो। अब भृत्य को तुम बोलोगे कि आप आके क्लास लो, ले पाएगा,
है ना, जो 5वीं 8वीं लेवल है। तो वही बोल रहा हूँ कि एक ही नेचर के काम, समझ रहे हो, एक एग्जाम्पल बता रहा था, ठीक है, पर्सनल ऑनलाइन वाले पर्सनल मत लेना। एक ही नेचर के काम को समझाने के लिए बुला रहा हूँ कि एक ही नेचर के काम को कराने के लिए किसका यूज किया जाता है। पहले क्वेश्चन यही बनेगा कि एक ही प्रकृति के कार्य को एक बैच के रूप में संगठित कर समूह के रूप में क्रियान्वित करने के लिए, है ना, समूह के रूप में। जैसे आप 30 स्टूडेंट हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है, आप 30 को बोला कि एक एक चैप्टर बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको अच्छी समझ है कंप्यूटर में, आप क्या करोगे 10 दिन 15 दिन में एक एक बना सकते हो, ठीक है। जैसे मनरेगा, एग्जाम्पल के लिए मनरेगा मजदूर को क्या करेंगे, संगठित रूप से एक समूह में बोल देंगे, बोलेंगे चल भाई खंती खाना है, ठीक है, मट्टी खाना है, ठीक है, 10 दिन में खाना है, ठीक है। क्या करेंगे उन लोग एक समूह में, समूह टाइप का क्या करेंगे, काम करेंगे एक बैच में, उनका क्या बनेगा, एक बैच बन जाएगा, ठीक। तो वैसे है, एक ही प्रकृति के कार्य को एक बैच के रूप में संगठित कर समूह के रूप में क्रियान्वित, मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट, ठीक है, क्या मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट करना, इंग्लिश में रखना, ठीक है। तो एक ही नेचर का काम होना चाहिए, तभी वो कौन करेगा काम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना। बैच प्रोसेसिंग का यही एक तो कीवर्ड्स है, एक ही नेचर का काम होना चाहिए, एक ही नेचर, एक ही प्रकृति का काम होना चाहिए, और उसको क्या करेगा, एक समूह में एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, ठीक। पहला क्वेश्चन यही बनेगा। इस हेतु क्या होता है, देखो अब बताया था, हर डिवाइस के लिए क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क के लिए क्या था, हार्ड डिस्क ड्राइव था, वैसे यहाँ क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। जैसे ये देखो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए क्या यूज हो रहा है, बैच मॉनिटर और सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है। हर प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए, मतलब हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या होगा, सॉफ्ट का सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। इसका इसके लिए क्या यूज होता है, बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में काम क्या होता है, तो एक ही नेचर के काम करते हैं, समूह में काम करते हैं, है ना, और एग्जीक्यूट कराना पड़ता है समूह के रूप में। दूसरा, इसके लिए क्या यूज होता है, बैच मॉनिटर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, बैच मॉनिटर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज होता है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर, पहली बात। तो कोई भी काम कराना है उसके लिए क्या यूज होगा, सॉफ्टवेयर यूज होगा उसका। जैसे हार्डवेयर पढ़ रहे थे उसके लिए हार्डवेयर ड्राइव यूज हो रहा था, चलाने के लिए ड्राइवर था ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, वैसे यहाँ क्या यूज होगा, सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर यूज होगा। तो बैच प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज होता है, बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का यूज होता है। इसका लाभ क्या है, इसका लाभ यह है कि प्रोसेसिंग के दौरान एग्जीक्यूट कराने के लिए कंप्यूटर के सभी संसाधन, मतलब सारे डिवाइस क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है, वहां पे उपस्थित होते हैं। किसके लिए, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन, कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, एग्जीक्यूट मतलब क्रियान्वित या संपादित, हिंदी में बोलते हैं ना, तो क्रियान्वित करने के लिए, संपादित करने के लिए कंप्यूटर के सारे संसाधन, ठीक है, सारे डिवाइस यहाँ पे क्या होंगे, मौजूद होंगे। इसलिए क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं आवश्यकता होती टाइम मैनेजमेंट की, भाई सारे चीज क्या है, मौजूद है वहां पे, ठीक है। इसके लिए टाइम आवश्यकता है नहीं। टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता कब होगी, जब संसाधन आवश्यक नहीं होंगे एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए कंप्यूटर सभी संसाधन मौजूद होते हैं, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम में क्या कूट में देगा, पहला, इसके सभी एक ही नेचर के कार्य कराने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का बैच मॉनिटर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। इसमें टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, नहीं होती, ठीक है, ऐसे दे देगा, ठीक है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए सारे चीज ऑलरेडी उपलब्ध है पहले से, ठीक है। प्रोसेसिंग के एग्जीक्यूशन के लिए कंप्यूटर के सभी संसाधन ऑलरेडी मौजूद होते हैं, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। याद रखना कि टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता किसमें नहीं होगी, बैच में, ठीक है। क्योंकि मैं सबको बांट दिया, बताया ना कि मेरे को 10 मिनट काम कराना था, पहले से ही सारे 10 लोग मौजूद हो, आप लोग 10 लोग को क्या बोलूंगा, भाई 1-1 मिनट में काम करना है और 10 लोग को काम करना है, ठीक है। और 10 लोग क्या करोगे, 1 मिनट का टाइम है और 10 लोग करके दे दिए मेरे को, टाइम मैनेजमेंट आवश्यकता है क्या, नहीं है ना, क्योंकि 10 लोग को काम दे दिया और 10 काम एक बैच में हो गया मेरा, ठीक है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट आवश्यकता नहीं है। अब समझ आ गया, याद रखना ये क्वेश्चन बनेगा, कूट में देगा, कूट में, क्योंकि आप वार्डन एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पे वैसे नहीं देगा। वन लाइन में आ सकता है, क्या पूछ सकता है कि टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता किस ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, तो टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता किस में होती है, अब आगे बढ़ेंगे, इसमें तो नहीं होती है, ठीक है। यूज कहां होता है इसका, ठीक है, इसका यूज कहां होता है, ऐसे कार्य के लिए जिसमें ह्यूमन इंटरफेस, मानवीय हस्तक्षेप, ह्यूमन मतलब आदमी का हस्तक्षेप कर सकता नहीं होती, जो अपने आप होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक चलता है। जैसे स्टैटिकल एनालिसिस के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण करना है, या बिल प्रिंट करना है, या पेरोल बनाना है, एक बार डाटा डाल दो अपने आप करता है, पेरोल बन जाता है। जैसे मनरेगा का काम किए, ठीक है, एक साथ 100 लेबर का क्या करिए, डाटा डाल दिए, अपने आप क्या होता है, एक्सेल शीट में पेरोल बन जाता है, ठीक है। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है,
जैसे सांख्यिकी विश्लेषण, जैसे कि मान लो जनगणना करना है, जनगणना कर लिए, अब जनगणना का डाटा क्या कर दिए, डाल दिए, ठीक है। अब उसके लिए सॉफ्टवेयर बना होगा, और सॉफ्टवेयर क्या करेगा, अपने आप क्या करेगा उसको। जैसे मैं क्या करता हूँ, अभी आप लोग एक टेस्ट देते हो, टेस्ट देने के बाद क्या होता है, मेरे पास क्या है, एक ऐप है, उससे क्या करते हैं, आपका स्कैन करते हैं, स्कैनर से आपका सारा चीज क्या करते हैं, वहां पे स्कैन कर दिए और सीधे क्या करते हैं, रिपोर्ट में जाते हैं। रिपोर्ट में अपने आप कितना आपने सही किया, कितना आपने गलत किया, कौन सा क्वेश्चन आप ऑप्शन लगाए हो, वो सारा चीज उसमें आता है, ठीक है। देखते होगे जब आता होगा तो एज इट इज, नाम, रोल नंबर, नाम तो नहीं डालता हूँ जानबूझ के, रोल नंबर, कौन सा क्वेश्चन सही, कितने गलत, कितने इनकरेक्ट, वो सारे रिपोर्ट क्या होते हैं, अपने आप बन जाता है। उसी को बोलते क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। एनालिसिस होता है ना, कौन सा रैंक है, ठीक है, आपका उस हिसाब से बच जाता है। जैसे आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 50 में 10 अटेम्प्ट किए और 40 अटेम्प्ट किए, 10 अटेम्प्ट नहीं किए, तो भी दिखाता है कि इसका अटेम्प्ट नहीं, कि नीचे बहुत सारा पेज रहता है। मैं क्या बोलता हूँ, केवल फर्स्ट पेज देखो, क्यों देखने बोलता हूँ, क्योंकि उतना टाइम रहेगा नहीं, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए, कौन सा नहीं अटेम्प्ट किए, सारा चीज उसमें दिखाता है। उसी क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिकीय विश्लेषण, ठीक है। तो एग्जांपल, सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए, बिल प्रिंट करने के लिए, पेरोल बनाने के लिए, बिल प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, पहले आप डाल देते हैं कि फलाना प्लेट, ए प्लेट, एक प्लेट, दो प्लेट, अपने आप होता है, बिल प्रिंट हो जाता है ना, ठीक है, अपने आप उसका सॉफ्टवेयर होता है। तो याद रखना, इसके लिए होता है, ठीक। तो 3 चीज याद रखना पड़ा, जिसका एक ही नजर काम हो। दूसरा, बैच प्रोसेसिंग के लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर यूज होता है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, और इसके लिए क्या होता है, जहां पे मानवीय हस्तक्षेप आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ह्यूमन इंटरफेस जहां नहीं होता है उसमें यूज होता है, याद रखना। जहां पे ह्यूमन इंटरफेस की आवश्यकता नहीं होगी, वहां पे क्या इसका यूज होगा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये 3 मेन हमारा यहां से कंक्लूजन निकला कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से स्पष्ट है कि क्या होगा, बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, ठीक है। एग्जाम में कुछ समझ नहीं आएगा तो पहले कीवर्ड्स पकड़ना। नाम क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग, तो क्या होगा, बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, पुट में देगा, ठीक है, उससे छाड़ना है। तब क्या होगा, प्रोग्राम होगा मतलब एक साथ कई से काम होंगे, प्रोग्राम मतलब कई सारे कार्य होंगे, तो एक साथ कई कार्य को एग्जीक्यूट करेगा। प्रोग्राम मतलब एक साथ कई कार्य, प्रोग्राम मतलब जैसे आप कोई चीज चला रहे हो, प्रोग्रामों का समूह क्या है, सॉफ्टवेयर चलाता है। तो आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, मैसेंजर है, ठीक है, स्नैपचैट है, वो सब क्या है, प्रोग्राम ही तो है, प्रोग्रामों का समूह है सॉफ्टवेयर। तो एक साथ कई कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग का, ठीक। अब इसमें कई से काम कैसा होता है, बैच के रूप में, ठीक है। इसमें प्रोसेसर एक साथ कई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता, प्रोसेसर एग्जीक्यूट नहीं करता एक साथ में, ठीक है, नहीं करता, बल्कि एक ही इंस्ट्रक्शन को संभालित करता है। एक साथ प्रोसेसर जो होगा, एक साथ कई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, केवल इंस्ट्रक्शन जो निर्देश देगा, इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में होगा, इनपुट के फॉर्म में, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को संपादित करता है, ठीक है। याद रखना, प्रोसेसिंग क्या करेगा, एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, इंस्ट्रक्शन को संपादित करेगा। जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे उसको क्या करेगा, संपादित करेगा। इसमें एक इंस्ट्रक्शन संपादित करने के बाद मेन मेमोरी में स्थित दूसरे कार्य के लिए निर्देश को संपादित किया जाता है। देखो, इंस्ट्रक्शन जब आप दिए, पहले क्या करेगा, प्रोसेसर एक साथ कई प्रोग्राम अपने आप संपादित नहीं करेगा। आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे, इंस्ट्रक्शन देने के बाद क्या होगा, इंस्ट्रक्शन देने के बाद मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से क्या आएगा प्रोग्राम, मेन मेमोरी में पढ़े थे ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या है, तो सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम कहाँ है आपका, मेन मेमोरी में। जब आप इंस्ट्रक्शन दिए, उस बाद क्या होगा, मेन मेमोरी में स्थित दूसरे कार्य को निर्देश करने के लिए संपादित किया जाता है। इंस्ट्रक्शन दिए, मेन मेमोरी में कोई दूसरा काम है, उसका संपादित करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है। यह है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। इसके लिए विशेष हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती, जिसके लिए क्या जरूरत था, बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर की जरूरत था, ठीक है। इसके लिए विशेष हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप क्या दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन कहां देते हैं, सीपीयू में, और सीपीयू ऑलरेडी क्या है, प्रोसेसिंग है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। अब कहां होगा, प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी ऑलरेडी क्या है, प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। इसके लिए विशेष हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। इसमें कंप्यूटर मेन मेमोरी का आकार बड़ा होना चाहिए, मेन मेमोरी का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ताकि मेन मेमोरी का कुछ हिस्सा प्रत्येक प्रोग्राम को अलॉट हो सके, ठीक है। इसके लिए कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपका जो मेन मेमोरी का जो साइज है, आकार है, वो बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है उसका एक एक हिस्सा सबको बांट सके। मल्टी प्रोग्रामिंग है ना, बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग, तो उसका कुछ कुछ हिस्सा सबको बांट दो, उसके लिए बोला है ना, ताकि मेन मेमोरी का कुछ हिस्सा प्रत्येक प्रोग्राम को अलॉट हो सके।
मतलब प्रत्येक प्रोग्राम को बांट दे, अलॉट कर सके, और मतलब आवंटित आवंटित कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए होता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहला, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक साथ कई कार्यों का करता है, एग्जीक्यूट करता है। इसमें प्रोसेसर एक साथ कई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता, केवल इंस्ट्रक्शन को संपादित करेगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे देंगे, उसके बाद क्या होगा, मेन मेमोरी में जो क्या होगा, दूसरे कार्य का निर्देश क्या करता है, संपादित किया जाता है, ठीक है। इसमें विशेष हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का आवश्यकता नहीं होती, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है, इसके लिए क्यों यूज नहीं होता? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कहां हो रहा है, सीपीयू में हो रहा है। बस इसमें याद रखना है कि अलग से अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। और आकार क्या होना चाहिए? बड़ा, ये क्वेश्चन बन सकता है। आकार क्या होना चाहिए? मेन मेमोरी का आकार बड़ा होना चाहिए, ठीक है, साइज बड़ा होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, सभी को प्रोग्राम के लिए टाइम अलॉट कर सके, है ना, प्रत्येक प्रोग्राम को अलॉट हो सके कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट्स मेन मेमोरी का। जैसे कि मान लो मेरे पास 100 GB है, ठीक है, एग्जांपल के लिए 100 GB तो होता नहीं है, मेन मेमोरी क्या होते हैं, कम होते हैं। मान लो 1 MB है, 1.44 MB बताया था ना, इसका होता है फ्लॉपी का, ठीक है। अब इसका मान लो 10 KB, ठीक है, 10 KB, इसका साइज अगर जितना बड़ा होगा, मान लो ये 1 MB का है, ये 10 MB का होगा, ठीक है, फ्लॉपी। तो 1 MB क्या करेंगे, प्रत्येक प्रोग्राम को क्या करेगा, बांट देगा। 10 प्रोग्राम चलाना, 10 प्रोग्राम को क्या करेगा, 1 MB बांट देगा। इसलिए क्या होना चाहिए, उसका साइज बड़ा होना चाहिए, ताकि मेन मेमोरी कुछ हिस्सा प्रत्येक प्रोग्राम को अलॉट कर सके, ठीक है। तो ये था आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, इसमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का जो क्रम होगा, क्रम तथा वरीयता निर्धारित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम एक प्रोग्राम के बाद, एक के बाद दूसरा कौन सा आएगा, उसका क्या होता है, क्रम निर्धारित करना पड़ता है, ठीक है। ये पहले काम के बाद मैं दूसरा काम कौन सा कराना चाहता हूं, उसी को बोल रहा है। इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट का क्रम तथा वरीयता निर्धारित करने की आवश्यकता होनी चाहिए, मतलब व्यवस्था होनी चाहिए कि कौन सा प्रोग्राम के बाद दूसरा आएगा, ठीक है। ऐसा किसमें होता है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में। मल्टी प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम का क्रम निर्धारित होता है, ठीक है, सीरीज में होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। जैसे एक ही गेट है यहाँ से, तो एक बार में कौन निकलेगा, एक आदमी निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, निकलेगा ना। तो वही बोल रहा है कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करने के लिए वरीयता और क्रम निर्धारित होना चाहिए पहले से, कि इस प्रोग्राम के बाद कौन सा प्रोग्राम जाएगा, है ना, एग्जीक्यूट होने के लिए। उसके बाद आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग क्या है, इसमें एक साथ कई यूजर इंटरएक्टिव मोड में वर्क करते हैं, ठीक है। नाम क्या है, टाइम शेयरिंग। क्या करेगा, समय को शेयर करेगा। टाइम शेयरिंग है ना, तो समय को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, टाइम शेयरिंग। इसमें एक साथ कई यूजर मतलब यूजर जो यूज कर रहा है, उपयोगकर्ता, इंटरएक्टिव मोड में काम करते रहते हैं, जिसे प्रोसेसिंग के एग्जीक्यूशन बाद तुरंत रिजल्ट दिखाया जाता है, ठीक है। इंटरएक्टिव मोड में यूजर काम करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, जब प्रोसेसिंग होगा उसको क्या करते हैं, रिजल्ट को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है, टाइम शेयरिंग का। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, टाइम शेयरिंग में क्या होते हैं, मल्टी यूजर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे यूजर होंगे। इसका क्या करते हैं, कौन से मोड में काम करेंगे, इंटरएक्टिव मोड में काम करते रहते हैं। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, तुरंत रिजल्ट को क्या करते हैं, शो किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक यूजर को डिवाइस के साझा उपयोग के लिए कुछ समय दे दिया जाता है, इसी ही क्या कहते हैं, टाइम स्लाइस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रत्येक यूजर को डिवाइस के साझा उपयोग करने के लिए, मतलब एक कंप्यूटर है, ठीक है, एक हब कंप्यूटर मान लो, हब है, ठीक है, उसमें 10 कंप्यूटर सिस्टम जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम को सबको एक ही सीपीयू यूज करना है। एक क्या होता है, बड़ा सीपीयू होता है, एक ही सीपीयू यूज करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ समय दे दिया जाता है, उसी क्या बोलते हैं, टाइम स्लाइस। स्लाइस टाइम का छोटा सा पार्ट, ठीक है। जैसे कि मान लो 10 मिनट का समय है, बोला ना, एक एक मिनट सबको दे दिया, तो 1 मिनट इसका, तुम्हारा 1 मिनट तुम्हारा, 1 मिनट तुम्हारा, जो टाइम का छोटा हिस्सा था सबको क्या कर दिए, बांट दिए। उसी को जो छोटा समय होता है उसका बोलते हैं टाइम स्लाइस। और टाइम स्लाइस का कॉन्सेप्ट कहाँ है, टाइम शेयरिंग में, ठीक है। टाइम स्लाइस कहाँ है, टाइम शेयरिंग में, ठीक है। तो इसमें एक साथ कई यूजर काम करते हैं, कौन से मोड में, इंटरेक्टिव मोड में, काय के लिए, रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि रिजल्ट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। प्रत्येक यूजर को डिवाइस का साझा उपयोग मतलब साथ में यूज कर सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है, टाइम स्लाइस दिया जाता है, कुछ समय के लिए दिया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, टाइम स्लाइस। एग्जाम में पूछा गया है, प्रत्येक यूजर को साझा उपयोग करने के लिए कुछ समय दिया जाता है डिवाइस के उपयोग के लिए, उसे क्या बोलते हैं, टाइम स्लाइस, ठीक है। इसमें जो इनपुट और आउटपुट प्राप्त करने के बीच का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड समय। जैसे कोई आप इनपुट दोगे किस फॉर्म में, इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में, और आउटपुट क्या होगा, है ना, प्रोग्रामिंग मतलब इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में होगा ना। जैसे क्या कर रहा है, रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, रिजल्ट किस फॉर्म में होता है, आउटपुट के फॉर्म में होता है ना। रिजल्ट मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के जो बीच का समय होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इनपुट और यूजर जो होता है, इनपुट आउटपुट के बीच में जो दिया गया जो समय होता है तो क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम।
और जो समय साझा उपयोग करने के लिए दिया जाता है डिवाइस को, उसको क्या बोलते हैं? टाइम स्लाइस। हाँ, साझा मतलब एक साथ, जैसे एक साथ 10 लोग यूज कर रहे हैं, अब उस टाइम में एक साथ जो टाइम कर रहे हैं उसके लिए जो बीच बीच का टाइम होगा छोटा सा पार्ट, उसे क्या बोलेंगे? टाइम स्लाइस। और इनपुट देने और आउटपुट प्राप्त करने के जो बीच का जो समय, उसको क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, इस समय का यूज क्या करता है? कंप्यूटर अन्य यूजर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में किया जाता है। जो टर्न अराउंड टाइम जो होता है ना, बीच का समय होता है, उसका यूज कब करता है? कंप्यूटर द्वारा अन्य यूजर के प्रोग्राम को क्रियान्वित यानी एग्जीक्यूट करने में किया जाता है, जो समय होता है उसको। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही मैनेजमेंट आवश्यक है, इसीलिए क्योंकि कई प्रोसेसिंग एक साथ मेन मेमोरी में बचे होते हैं। देखो, टाइम शेयरिंग में क्या है? टाइम क्या हो रहा है? सभी को दिया जा रहा है, तो टाइम का क्या हो रहा है? यहाँ मैनेजमेंट होना आवश्यक है क्योंकि नाम क्या है? टाइम शेयरिंग। तो टाइम का मैनेजमेंट होगा तब तो यूज कर पाएगा ना यूजर। तो इसमें क्या है? टाइम स्लाइस दिया जा रहा है। तो जब तक आपका टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, कोई काम कर पाएगा। जैसे मान लो इनको काम कर रहा था 1 मिनट और ये 1.5 मिनट आपके लिए, तो आपका आधा मिनट क्या हो गया? कम हो गया ना। किसी और का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक क्योंकि सबका क्या है? निर्धारित समय है, और निर्धारित समय में क्या करना है? काम करना है। इसीलिए क्या करता है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही मैनेजमेंट आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रोसेसिंग में एक साथ मेन मेमोरी में कई यूजर, कई प्रोग्राम उपस्थित होते हैं, मेन मेमोरी में उपस्थित होते हैं। इसके लिए क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था में पूरे प्रोसेसिंग मेन मेमोरी होता है। इस व्यवस्था में जो टाइम शेयरिंग में पूरा प्रोसेसिंग कहाँ होगा? मेन मेमोरी में। अब बताओ मेन मेमोरी में क्यों होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेस टाइम कम है, टाइम स्लाइस है ना, एक्सेस टाइम कम लगता है। ठीक है, प्रोसेसिंग फास्ट होता है, इसीलिए कहाँ यूज होगा? पूरा कहाँ होगा? मेन मेमोरी में। तो एक चीज तो हम लोग को इतना पढ़ने में समझ में आया कि सारा चीज प्रोसेसिंग कहाँ हो रहा है? सॉफ्टवेयर का मेन मेमोरी में, कोई भी सेकेंडरी मेमोरी नहीं होगा। तो पहला चीज याद रखना, ऑप्शन में देखते ही काट देना कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेसिंग कहाँ होता है? मेन मेमोरी में। ठीक है, तो इस व्यवस्था में पूरे प्रोसेसिंग जो होता है मेन मेमोरी में रख कर किया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूट के लिए आवश्यक हिस्सा ही मेन मेमोरी में लाया जाता है। मतलब मेन मेमोरी में न रख करके, इस व्यवस्था में पूरे प्रोग्राम प्रोसेसिंग जो होता है मेन मेमोरी में न रखकर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक हिस्सा ही मेन मेमोरी में लाया जाता है। मान लो 10 काम कराना है, ठीक है, तो जो मेन काम है उसको, सब काम को ना ला करके जिस काम कराना है उस काम को सिर्फ लाते हैं। ठीक है, ताकि प्रोसेसिंग क्या हो सके? फास्ट हो सके। एक साथ सब ले आऊंगा क्या होगा? आपका काम नहीं हो पाएगा ना। जैसे 10 काम कराना है, एक काम, जैसे मान लो पहला एक क्रम है, मान लो 10 काम है, 10 काम में से एक काम को ले आया उठा के मेन मेमोरी में, ठीक, उसका प्रोसेसिंग हुआ, फिर उसको क्या दूसरा को ले आए। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक आते रहेगा। इसीलिए बोल रहा है इस व्यवस्था में पूरे प्रोसेसिंग मेन मेमोरी में न रख करके, एक साथ नहीं रख करके, एक ही करके रखा जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक हिस्सा ही, जो हिस्सा आपको प्रोसेसिंग कराना है उसी को लाया जाता है। किसमें? टाइम शेयरिंग में। ठीक है, यह प्रक्रिया स्वैपिंग कहलाती है। स्वैपिंग, देखो एक के बाद दूसरा क्या होता है? स्वैप करते हैं ना, स्वैप। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्वैप। जैसे पूरा प्रोग्राम एक साथ न रख करके मेमोरी में एक ही करके रखा जाता है। जैसे पहले में क्या हुआ? एक बुक उठाया फिर यहाँ लाया, ठीक है, दूसरा उठाया यहाँ लाया, इसे क्या बोलते हैं? स्वैपिंग। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वैपिंग। और इसका यूज कहाँ होता है? तो एमएस विंडो में, लाइनेक्स में। ठीक है, इसका टाइम शेयरिंग का, टाइम शेयरिंग यूज कहाँ होता है? एमएस विंडो में, लाइनेक्स में, है ना, यहाँ पे यूज होता है। और ये जो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग था, इसका यूज कहाँ होता है? विंडो एनटी में, एक्सपी में, 2000 में, यूनिक्स में। ठीक, तो ये चीज था। इसके आगे का जो होगा पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। और ऑनलाइन वालों, आप लोग बहुत कंजूस हो, कम से कम लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, उसको कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए।